दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है ना? और चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा है, पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। एंड डेफिनेटली जो अब हम शुरू करेंगे आज का सेशन, जिसका नाम है दोस्तों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या बोलते हैं उसको हम? आज नया टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ओके, कब आया है ये? 1932 में। ओके, तो बेसिकली हम इसके डिटेल में जाएं, सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करें, राइट। सबसे पहले इसके बेसिक नेचर के बारे में दोस्तों अपने को समझना पड़ेगा, राइट, कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बेसिकली है क्या, कैसे काम करता है, किस बिजनेस में काम करता है, और इसको जो रेगुलेट करना है, इस बिजनेस को जो रेगुलेट करना है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली ये जो एक्ट है, राइट, ये अप्लाई होता है तब जब दो या दो से ज्यादा लोग जो है साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं। क्या बोला मैंने? दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर साथ में बिजनेस करते हैं। टू और मोर पर्सन। क्या बोला मैंने? टू और मोर पर्सन। दो या दो से ज्यादा लोग जब साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं, राइट, तो उसको या तो आप पार्टनरशिप एक्ट में कवर करिएगा। एक रास्ता आता है कि आप आईपी एक्ट, आईपीए 1932 लगा के आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है आप कंपनीज एक्ट। ओके, कंपनीज एक्ट 2013 लगा के भी अपना बिजनेस जो है कर सकते हैं। और एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है एलएलपी का, उसके तहत भी आप जो है बिजनेस कर सकते हैं, राइट। यस, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, राइट, कि कब दो या दो से ज्यादा लोग आईपीए 1932 में आके उसके अंदर गवर्न होके बिजनेस करेंगे, राइट। कंपनीज एक्ट, जैसे इसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बाद मैं कंपनीज एक्ट में आ जाऊंगा, तो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड भी बातें जो है आपसे मैं करूंगा। पर आज जो हमारा पूरा फोकस है वो किस में दोस्तों? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है वो उसके प्रिलिमिनरी में जाके समझना पड़ेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सेक्शंस व्हिच इज बीन गिवन इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सबसे पहला सेक्शन बताने की जरूरत नहीं, वो उसकी एप्लीकेबिलिटी, एक्सटेंट एंड स्कोप के बारे में बात करते हैं कि कहां पे अप्लाई होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं ये होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है दोस्तों, ठीक है। तो सारे इंडिया मतलब जम्मू कश्मीर से लेके, राइट, आपका तमिलनाडु, हर जगह, हर स्टेट में अप्लाई होगा। तो ओके, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी तो क्लियर है साहब कि होल ऑफ इंडिया में बात खत्म हो गई। सेक्शन 2 भी मैंने आपको बताया था कि बहुत डेफिनेशंस की बात करता है, और कुछ एक्ट में डेफिनेशन जो है सेक्शन 3 में भी दी हुई होती है, बाकी के एक्ट में भी एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी डेफिनेशन दी हुई होती है। तो यहां पे जो डेफिनेशन दी गई है दोस्तों, वो 5 डेफिनेशंस दी गई हैं, उसको फटाफट से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यहाँ पे इन शब्दों के मायने क्या है, मतलब क्या है। पहला बोलता है एक्ट ऑफ द फर्म। एक्ट ऑफ द फर्म मतलब फर्म क्या काम करती है। तो सर सबसे पहले आप मेरे को बताओ, काम तो बाद में करेगी, पहले बताओ सर फर्म क्या होता है, राइट। तो यहीं से गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्म क्या होता है? तो ना, जब मैंने आपको बताया दो या दो से अधिक लोग मिलके बिजनेस करते हैं, तो ये जो पर्सन है ये कौन लोग होते हैं? क्या ये नेचुरल पर्सन है? यस, ये हमारी आपकी तरह इंसान होते हैं दोस्तों। तो ये बेसिकली कौन है? इंडिविजुअल है। और जब ये इंडिविजुअल्स साथ में मिलके, सपोज मान लो मैंने बोला XYZ मिलके बिजनेस करना चाहते हैं, मिलके बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब क्या हो गया यहां पे कि ये जो XYZ होंगे, राइट, ये जो बिजनेस करेंगे, इनको यहां पे हम पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्टनर्स हैं ये। और चूंकि ये बिजनेस कर रहे हैं तो इनको अपनी एक फर्म ओपन करनी पड़ेगी। जैसे प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटर में सिंगल पर्सन होता था और वो अपने बिजनेस का नाम कुछ भी रख सकता था। यस और नो? यस। तो कैसे हो गया? जैसे सपोज मान लो मिस्टर राजन ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसने अपना बिजनेस का नाम रख दिया राजन टेक्सटाइल मिल्स। यस और नो? यस। तो जिस तरीके से प्रोप्राइटर जो है अपने बिजनेस का नाम लगता
रखता है, उसी तरीके से ये पार्टनर्स मिल के जो है एक फर्म का नाम रखते हैं। से सपोज मैं बोल देता हूं XYZ एंड एसोसिएट्स। और जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे दोस्तों, है ना, तो या तो आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो इंडिविजुअल करोगे, राइट। तो से सपोज आपका एक्स नाम है तो आप लिख सकते हो एक्स एंड कंपनी, एक्स एंड एसोसिएट्स, यस और नो, यस। बट अगर आप कई सारे लोग मिलके स्टार्ट कर रहे हो फर्म, राइट, तो आप वहां पे तीनों पार्टनर के नाम लिख के जो है आप बता सकते हो कि ये जो हमारी फर्म रजिस्टर्ड हुई है वो क्या है दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म है। अब दोस्तों नॉर्मली अगर मैं बात करता हूं कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस में फर्क क्या होता है, नॉर्मली अंडरस्टैंड करिएगा। अगर वहां पे एक ही पार्टनर है, एक ही ओनर है ना, तो उससे कोई भी बाहर का व्यक्ति या उसके एम्प्लॉय उससे ये नहीं पूछेंगे भैया बताओ तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या प्रॉफिट ले रहे हो, कुछ भी उसको बताने की जरूरत नहीं है दोस्त। वो सारी की सारी चीजें अपने हिसाब से कर सकता है, बिजनेस को अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है, बिजनेस को अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकता है, जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं बिजनेस को अपने हिसाब से जो है बेयर करेगा, इनकम उसको कितना करना है, स्टॉक उसको कितना रखना है, राइट, ये सारी चीजें वो खुद अकेला बंदा जो है डिसाइड करता है। तो जिसमें उसको पूरी लिबर्टी रहती है, पूरी फ्रीडम रहती, पूरी आजादी रहती कि वो जो चाहे वो कर सकता है और किसी को भी किसी भी प्रकार से राइट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अनलेस डिमांडेड बाय सम लीगल अथॉरिटीज। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। पर दोस्तों पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो पार्टनर है, ईच एंड एवरी पार्टनर, राइट, ईच एंड एवरी पार्टनर, अब मैं बोलूंगा ना साहब ये जो पार्टनर है ये अकेले बिजनेस नहीं करेंगे, तीनों साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे। जैसे एग्जांपल एक मैं बोलता हूं प्रोप्राइटरशिप के केस में, ठीक है, जैसे मैंने नाम लिया राजन मिल्स, राजन मिल्स का नाम लिया। अब ये राजन मिल्स क्या एक एंटरप्राइज है, यस और नो। अब इसकी अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो दोस्तों तो यहां पे आप क्या लिखते हो, प्रोप्राइटर्स कैपिटल, बोलो हाँ या ना। प्रोप्राइटर्स कैपिटल आपने लिख दिया से सपोज 10 लाख रुपए का, तो ये जो 10 लाख रुपए है ये किसी इंडिविजुअल का था। से सपोज कौन था ये इंडिविजुअल, राजन। तो राजन ने अपने जेब से इस बिजनेस में पैसा लगाया, ऐसे ही बोलते हैं ना, राजन ने अपने जेब से इस बिजनेस में पैसा लगाया। मतलब क्या है, राजन अलग व्यक्तित्व है और उसका बिजनेस जो है वो एक अलग एंटिटी है। तो राजन जब अपना पैसा बिजनेस में लगा रहा है तो बिजनेस के लिए पैसा क्या हो जाएगा दोस्तों, लायबिलिटी हो जाएगी, जिसे हम किस रूप में जानते हैं, कैपिटल के रूप में जानते हैं, बोलो हाँ या ना, यस। पर क्या यहां पे अगर मैं ये बोल दूं आर राजन, ओके, श्याम, ओके, एंड बिरजू एसोसिएट्स, अब ये फर्म बना रहे, तीन लोग मिलके बना रहे ना। अब यहां पे क्या होएगा, जब तीन ओनर मिलके, तीन ओनर, पार्टनर का मतलब क्या हो गया, ओनर, तीनों मिलके अगर बिजनेस चला रहे तो अब जो यहां पे कैपिटल आएगा वो सिर्फ राजन ही नहीं लाएगा, कौन लाएगा, राजन भी लाएगा, श्याम भी लाएगा, बिरजू भी लाएगा, यस और नो, यस। बोलेंगे तीनों लोग, बोलेंगे भाई तीनों लोग पैसा लाओ। तो अब यहां पे क्या बनेगा, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, जहां पे आपको बताना पड़ेगा कि राजन ने कितना पैसा लाया, श्याम ने कितना पैसा लाया, बिरजू ने कितना पैसा लाया, यस और नो, यस। ओके, तो यहां पे बताया जाएगा कि भैया इतना इतना पैसा जो है आया गया। ओके, इसके बाद ये भी देखा जाता है कि इन पार्टनर ने पैसे के अलावा, तो चूंकि यहाँ पे इनने कैश लाया तो यहाँ पे कैश हो जाएगा, बैंक के थ्रू पैसा आया बैंक हो जाए, अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स लाता है तो फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे आ जाएगा, कोई अगर करंट एसेट्स में स्टॉक वगैरह लाता है तो यहाँ पे जो है वो दिखने लगेगा, बोलो हाँ या ना, यस। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक ही व्यक्ति जो है सारे काम करेगा, वही कैपिटल लगाएगा, वही कैश लाएगा, वही बैंक में पैसे डालेगा, वही फिक्स्ड एसेट लाएगा, पर ये सारी चीजें किसकी हो जाएंगी, बिजनेस की हो जाएगी। आ रहा है बात समझ में, ये तो जो वो एसेट है, एसेट वो किसका है, बिजनेस का है। राजन कौन है, राजन एक व्यक्तित्व है जिसने 10 लाख रुपए का पैसा जो है बिजनेस में दे, भले ही वो बिजनेस चला रहा है, ओनर है बिजनेस का, बट अकाउंटिंग में क्या बताया जाएगा कि ये जो एसेट है ये राजन का नहीं, राजन मिल्स का है, बोलो हाँ या ना, यस। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब कभी भी आप कोई भी बिजनेस करते हो इंडिविजुअली या पार्टनरशिप में, राइट, तो वो बिजनेस की बात होती है, मैं किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात वहां पे नहीं करता हूं। क्लियर और नॉट क्लियर, यस।
अच्छा, दूसरी बात ये हो जाती है प्रोप्राइटरशिप के केस में कि प्रोप्राइटरशिप कोई इंसान नहीं है ना, इट इज जस्ट एन एंटिटी फ्रेम्ड बाय सम इंडिविजुअल, राइट। तो अब क्योंकि बिजनेस को चलाने वाला वो इंडिविजुअल है, तो अगर बिजनेस में कुछ भी गड़बड़ी होती है, राइट, तो जो सजा मिलेगी वो किसको मिलेगी? इंडिविजुअल को मिलेगी, बिजनेस को नहीं मिलेगी। बिजनेस को कोई फीलिंग्स नहीं है दोस्तों, तो उसको सजा नहीं मिल रही है। यस और नो? यस। पर इस केस में क्या हुआ, अब जब वो सपोज यहां पे राजन था, अब राजन ने अगर कुछ गड़बड़ किया, है ना, तो किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? राजन को। अकाउंटेबिलिटी किसके पास आएगी? राजन की। पर अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कोई गड़बड़ कर रहा है, से सपोज मैंने बोला राजन ने गड़बड़ कर दिया, बट श्याम ने गड़बड़ नहीं किया था, बिरजू ने गड़बड़ नहीं किया था, गड़बड़ किसने किया? राजन ने गड़बड़ की। तो हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? क्या सिर्फ राजन रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर एक ध्यान से समझिएगा यहां पे, अगर राजन की गलतियों को श्याम और बिरजू अपने सर पे नहीं ले रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसकी गलती को, तो फिर काहे कि तुम पार्टनर, काहे के साझेदार। हिंदी में पार्टनर को बोला जाता है दोस्तों साझेदार। साझेदार मतलब सुख दुख के साथी। सुख दुख के साथी मतलब लाभ हानि के साथी, है ना, अच्छी और बुरी चीजों के लिए भी ये आपका साथ दे। तो अगर यहां पे राजन ने कुछ भी गड़बड़ किया, तो श्याम और बिरजू बाहर नहीं जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं भाई मैं हूं तेरे साथ, जो भी लाइबिलिटी आई है हम मिलजुल के उसको सेट ऑफ करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आया हम मिलजुल के उसको सेट ऑफ करेंगे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है, जो मर्म है दोस्तों पार्टनरशिप एक्ट का, पार्टनरशिप बिजनेस का, ये बाकी के बिजनेस से इसको अलग बनाता है ना। तो पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है वो बेसिकली इस तरीके से होता है कि भैया सबने पैसा लगाना है और सबने प्रॉफिट को एंजॉय करना है। नंबर 1 इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट, या इसी को बोल सकते हैं आप शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो पहला जो मुद्दा आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पहला जो मुद्दा आता है, मैं डायरेक्टली आपको सेक्शन से टच नहीं करा रहा हूं दोस्तों, एक कहानी के थ्रू आपको सारी चीजें यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि एक दिमाग में आपके फ्रेमवर्क जो है पार्टनरशिप का वो सेट हो जाए। तो जब आप बात करते हो कि सही है भाई साहब, सॉरी ओके भाई साहब, यहां पे जो प्रॉफिट आया, से सपोज आपने 10 लाख रुपए लगाया था, 10 लाख में मुझे से सपोज मान लो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब इस 3 लाख के प्रॉफिट को कौन लेगा, किस तरीके से लेगा, किस अनुपात में लेना है, क्या शेयरिंग होना चाहिए? तो शेयरिंग भी जो है वो आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। तो शेयरिंग जो आप डिसाइड करोगे, जो रेशियो डिसाइड करोगे, वो आप बोल सकते हो भैया या तो जिस रेशियो में कैपिटल आया उसी रेशियो में कर दो साहब, कैपिटल रेशियो हो गया। अगर कैपिटल रेशियो में नहीं करना तो जो भी आपके एग्रीड रेशियो हैं उसमें कर सकते हो साहब, स्किल्स के बेसिस पे, इंटेलेक्चुअल के बेसिस पे, है ना, दिया जा सकता है। और अगर ऐसा भी नहीं है तो आप इक्वल रेशियो कर सकते हो साहब, है ना। ये जो चीज है ये आपको आज ही बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि रेशियो कैसे देना है, प्रॉफिट कैसे शेयर करना है ना, लाइबिलिटीज कैसे आप हैंडल करोगे, बिजनेस का कैसे मैनेजमेंट करोगे, क्या पार्टनर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। अगर आज आप ये सारी चीजों पे डिस्कशन नहीं करोगे दोस्तों, तो आगे चल के मन मुटाव जो है वो हो सकता है। तो इन चीजों से बचने के लिए ये जितने भी पार्टनर्स हैं, से सपोज मान लो PQR, ये मिलके क्या बनाते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट को जो पार्टनरशिप के तहत बोला जाता है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या इसी को आप दूसरे नाम से बोल सकते हो पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, है ना, और इसको आप सिंपली डीड भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, बिफोर एंटरिंग इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस, राइट, आपको एक जो है साझेदारी पत्र बनाना पड़ेगा जहां पे सारे के सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर होने चाहिए। अब मैं आपको यह बताता हूं कि अगर आपको इस तरीके का एग्रीमेंट बनाना है वो कैसा होना चाहिए। तो अगर आप यहां पे ये देख रहे हैं दोस्तों, डीड ऑफ पार्टनरशिप, है ना,
तो इस तरीके की पार्टनरशिप अंडरस्टैंडिंग बनती है। जैसे आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा हुआ था ना, गाड़ी बेच रहे तो सेल्स, ओके, सपोज कोई गुड्स बेच रहा है तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत एक एग्रीमेंट बन गया, या आपने वहां पे इनवॉइस बना लिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं तो जो उसने बोली है सारी चीजें एग्रीमेंट में फॉर्म करने के लिए, वो सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए, राइट। पर चूंकि ये पार्टनरशिप है, ये स्पेशल तरीके का एग्रीमेंट है। नॉर्मली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आप देखोगे तो वहां पे वो बोलता है सेक्शन 10 ऑफ फुलफिल करो, मतलब कोई भी साझेदारी बनाने के पहले, कोई भी अनुबंध बनाने के पहले, कोई भी एग्रीमेंट बनाने के पहले सेक्शन 10 की जितनी भी कंडीशंस, देयर हैज टू बी टू पार्टी एट लीस्ट। नाउ इसके बाद देयर हैज टू बी लॉफुल कंसिडरेशन, देयर हैज टू बी लॉफुल ऑब्जेक्ट, देयर हैज टू बी फ्री कंसेंट, देयर हैज टू बी सर्टेनिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। देयर शुड नॉट बी एनी एग्रीमेंट व्हिच इज स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड टू बी वाइड, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें दोस्तों जो है सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्टनरशिप में भी अप्लाई होती है। पर चूंकि पार्टनरशिप एक अलग ही प्रकार का जो है एग्रीमेंट है, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीजें जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं बताई गई हैं, वो यहां पे आपको बताई जाती है। उसको एक्स्ट्रा स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली आपको वहां पे कवर करना पड़ता है। तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि अगर आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप बिजनेस में आ रहे हो तो आप सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करोगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो नहीं करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मतलब क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोस्तों 1872 में बना था, पार्टनरशिप एक्ट जो है आपका 1932 में बना है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बना है। इसका मतलब क्या है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो स्पिरिचुअली जो स्पिरिट है, जो एक्चुअल प्रोविजंस है, वो एज सच सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी अप्लाई हो रहे हैं और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी अप्लाई हो रहे हैं। पर कहां, जहां पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट साइलेंट है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप बिजनेस के केस में साइलेंट है, वहां पे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की स्पिरिट लगा के आप बिजनेस आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो अब जहां पे भी जो भी चीजें, जो भी प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दी गई एज सच अप्लाई हो जाएगी, और जो चीजें यहां पे नहीं दी गई है तो आप किसका स्पिरिट यूज कर सकते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्पिरिट आप यूज कर सकते हो। पर कोई चीज अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी नहीं दी गई और स्पेसिफिकली किसी दूसरे एक्ट में दी गई है पार्टनरशिप से रिलेटेड, तो वो चीजें भी यहां पे जो है अप्लाई हो जाएंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये सारी चीजें हम आपसे डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि सर ये जो हम साझेदारी, अब आप भी ये समझ रहे हो कि जब 2 3 4 लोग कोई भी बिजनेस करते हैं, है ना, जैसे सपोज मान लो मैं हो गया, आप सब लोग हो गए, हमने बोले चलो साथ में मिलके एक बिजनेस करते हैं, तो सबसे पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हमारी जिम्मेदारी क्या होगी, हमारे अधिकार क्या होंगे, हमें क्या फायदा होएगा, कौन सा बिजनेस है, क्या ये सारी चीजें आपके दिमाग में आएगी? यस। क्या ये मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा? यस। आपका कंसेंट लेना पड़ेगा? यस। आपको मनाना पड़ेगा? यस। तो ये सारी चीजें करने के बाद ही, अब मैं मान लो चलो ओरली मैंने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, पर बाद में मैं मुकर गया, तो क्या आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए कि मैंने ऐसी कोई बात कही थी? यस। तो उसी के लिए ये एग्रीमेंट बनाया जाता है दोस्तों, जिसको हम पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें रहती हैं जिसके थ्रू सारे पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज जो है सही सलामत मेंटेन रहते हैं। आ जाइए, पहला ये बोलता है, जैसा मैंने बताया था, दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप इज मेड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर। ओके, अब यहां पे मैंने क्या बोला था कि मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, 2 और मोर पर्सन। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर, उससे ज्यादा भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद ये बात करता है कि भाई साहब क्या बिजनेस करने वाले, तो आपको बिजनेस डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पे मतलब बिजनेस को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप सीए की सर्विसेज, आप प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज आपकी हैं, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी। अब ये बोलते हैं साहब बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो अगर आप यहाँ पे कहां पे, यहां पे आप आएंगे और बिजनेस जो डेफिनेट, मुझे बिजनेस नहीं समझ में, तो यहां मैं सबसे पहले मैं बिजनेस यहां पे देखने जाऊंगा। कहां पे दोस्तों, जो इसके डेफिनेशन में दिया हुआ है, और इसके डेफिनेशन में अगर आप देखोगे तो बिजनेस में क्या क्या कवर है, ये बोल रहे साहब बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड,
ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब हो गया सर्विस से, मतलब यहां पे किसी भी चीज का ट्रेडिंग आप कर रहे हो, मतलब गुड्स, तो गुड्स एंड सर्विस का आदान प्रदान किसी भी तरीके से, राइट। तो आप किसी भी चीज का अगर बिजनेस कर रहे हो तो वो सारी की सारी इस बिजनेस में शामिल हो जाएंगी। अब सर गुड्स एंड सर्विस, तो वो आपने वहां पे सेल्स ऑफ गुड्स, मगर मैंने बेटा वहां पे सिर्फ सेल की बात हुई थी कि कब किस एक्टिविटी को सेल माना जाएगा, पर मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं कि अगर आप इस गुड्स से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, एनी एक्टिविटी रिलेटेड टुवर्ड गुड्स, कौन सी एक्टिविटी, ट्रेड या ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या हो गया, विच इज वेल डिफाइंड इन इनकम टैक्स एज वेल। प्रोफेशन का मतलब हो गया सीए सर्विस, सीएस की सर्विस, सीएमए की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, आर्किटेक्चर की सर्विस, इंजीनियरिंग की सर्विस, मतलब जो ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिसके लिए आपको डिग्री लेने की जरूरत पड़ती है, राइट। तो वो सारी सर्विसेज को जो है वो क्या माना जाएगा दोस्तों, प्रोफेशन माना जाएगा। तो आप किसी ट्रेड में हो, ट्रेड का मतलब हो गया सेल एंड परचेजेस, ऑक्यूपेशन में हो या आप प्रोफेशन में जहां पे आप सर्विस देके कैश कलेक्ट कर रहे हो। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब आप ट्रेड कर रहे हो तो देयर हैज टू बी स्टॉक, बट आप प्रोफेशन सर्विस अपनी स्किल को दे रहे हो तो देयर नीड नॉट टू बी हैव एनी स्टॉक। आ रहा है बात समझ में? यस। तो बिजनेस में सिंपली अगर मैं पार्टनरशिप के लिए पकड़ूं तो आप अगर कोई प्रोफेशन में जा रहे हो तो भी आप पार्टनरशिप कर सकते हो, और अगर आप कोई बिजनेस करो, गुड्स पे डील करो, तो भी आप पार्टनरशिप में आ सकते हो। मतलब पार्टनरशिप का दरवाजा जो है गुड्स में डील करने वालों के लिए भी कवर है, एज वेल एज सर्विस में भी डील करने वालों के लिए भी कवर है। आगे बात समझ में? यस और नो? यस। ओके, नाउ दूसरी बात आता है, यहां पे वर्ड प्रिस्क्राइब्ड दिया है। प्रिस्क्राइब्ड वर्ड जहां पे भी इस सेक्शन इस एक्ट के सेक्शन में हो, मान लेना वो रूल्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? रूल की बात कर रहा है। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, एक्ट जो है वो ये बोलेगा, से सपोज मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूं कि एक्ट ने अगर ये बोल दिया कि भैया जो है आज अपन मीटिंग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? मीटिंग करने वाले। अगर मीटिंग उसने मैंडेटरी कर दी, जैसे कंपनी में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है ना, शेयर होल्डर्स की मीटिंग, तो मीटिंग करने वाले, तो मीटिंग में जो भी चीजें लगने वाली हैं एज पर प्रिस्क्राइब्ड। तो जब ये प्रिस्क्राइब्ड लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो भी डिटेल्स आपको जानना है, आप कहां पे चले जाइए? रूल में चले जाइए। आगे बात समझ में? यस और नो? यस। तो कहने का मतलब यहां पे क्या हो गया कि जब भी ये वर्ड प्रिस्क्राइब्ड रहेगा तो ये समझ लीजिएगा कि वो रूल्स में जाने की बात कर रहा था। एज सच सीए फाउंडेशन लेवल पे इस शब्द का आपके लिए ज्यादा मतलब है नहीं, बट यस जब आप सीए एंटर या फाइनल में आप होते हुए आगे जाएंगे तो प्रिस्क्राइब का मतलब आपको समझना है। तो वो मैं आज ही बता दे रहा हूं, जब भी वर्ड याद रखिएगा, जब भी वर्ड कहीं पे भी दिया हो आपके एक्ट के सेक्शंस में प्रिस्क्राइब्ड, तो उसका मतलब है कि ये रूल्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? रूल की बात कर रहा है। ओके, अब यहां पे इसने थर्ड पार्टी बोला, हु कैन बी द थर्ड पार्टी। तो ये बोला थर्ड पार्टी कहां पे दोस्तों? फर्म के केस में या पार्टनर केस में? तो बोलते हैं जो व्यक्ति पार्टनर नहीं है, जो व्यक्ति फर्म का पार्टनर नहीं है, वो सारे व्यक्ति थर्ड पार्टी कहलाएंगे। क्या बोल रहा है? एनी पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म, है ना। तो मेरी बात याद रखिए, पार्टनर इंडिविजुअल हो गए और फर्म जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए। आगे बात समझ? एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स एंड एक्स वाई जेड एंड एसोसिएट्स इज अ पार्टनरशिप फर्म क्रिएटेड बाय एक्स वाई एंड जेड। आई होप आई एम क्लियर? यस। तो फर्म, यहां पे फर्म जब शब्द दिया है मतलब मैं यहां पे ग्रुप ऑफ पर्सन की बात कर रहा हूं, और जब मैं पार्टनर की बात करता हूं मैं किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो उस फर्म का क्या है दोस्तों? पार्टनर है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। एंड लास्ट पॉइंट इसने बोला एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब आईपीए 1932, आप उसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जा सकते हैं। पिक्चर क्लियर है? यस और नो? यस। ओके, अब मेरी बात अगर समझ में आ गई हो यहां पे, यस और नो? यस। तो यहां पे मैं जो आपको बता रहा था दोस्तों, वो क्या बता रहा था? बिजनेस एक्टिविटी बता रहा था। तो बिजनेस एक्टिविटी मतलब ट्रेडिंग की भी बिजनेस, प्रोफेशन की भी। अगर आप यहां पे बिजनेस की बात कर रहे हैं तो प्रोफेशन भी यहां पे कवर है। तो ट्रेड, ऑक्यूपेशन एज वेल एज प्रोफेशन, तीनों चीजें यहां पे कवर है। ठीक है, तो यहां पे आपको डिटेल में देना पड़ेगा। दूसरा होता है प्लेस ऑफ बिजनेस, कहां पे आप कर रहे थे? प्लेस पुणे, मुंबई, ग्वालियर, जबलपुर, राइट, ओके, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, जहां पे भी आप बिजनेस कर रहे हो वो आप उसका पूरा डिटेल एड्रेस आप यहां पे प्रोवाइड कर दे।
नाउ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। कोई भी पार्टनरशिप, कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज अगर आप अपने एग्रीमेंट में लिख दो कि लाइफ टाइम, दैट एग्रीमेंट इज वाइड एब इनिशियो। कोई भी एग्रीमेंट दोस्तों लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। सुनो, तो कभी मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बताया था, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे ये बोलता है कि साहब ये बिजनेस जो है आप मेरे साथ जिंदगी भर के लिए रहोगे, आप आंख बंद करके बोलते हैं हाँ साहब ठीक है, साइन कर दो, कर देना साहब, क्योंकि आपके साइन करने से भी वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं कहलाएगा, वो एग्रीमेंट हमेशा वाइड एग्रीमेंट रहेगा। ये मैं आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको ये मेरी बात, क्योंकि दोस्तों जब भी आप आगे जाओगे है ना, और अगर आप में हुनर है तो हर व्यक्ति आपको अपना मेंबर बनाना चाहेगा, है ना, वो चाहेगा कि आप उसके बिजनेस में, आप उसके एंटरप्राइज में आप जिंदगी काम करते रहिए, पर आपको अपना भी प्रॉफिट देखना है। तो अगर कोई इस तरीके से दबाव या प्रेशर क्रिएट करता है, आप आंख बंद करके साइन कर देना, अगर वहां पर लाइफ टाइम लिखा हुआ है। आ रहा बात समझ में? यस। और याद रखिएगा दोस्तों, एग्रीमेंट करते हुए उसकी एक कॉपी हमेशा आप अपने पास रखना। यस, क्योंकि आपने किसी के एग्रीमेंट में साइन कर दिया और उसने ये बोला कि ये एग्रीमेंट सिर्फ मेरे पास ही रहेगा, आपको नहीं मिलेगा साहब, तो आपके साइन करने के बाद और एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज करता है, यू डोंट हैव एविडेंस, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। तो कभी भी, हमेशा जब भी आप किसी के साथ एग्रीमेंट करिए, एक कॉपी हमेशा अपने पास रखिए। और दूसरा, अगर उसमें कभी भी ऐसा लाइफ टाइम वर्ड दिया, आंख बंद करके साइन कर देने के साथ, क्योंकि वो एग्रीमेंट क्या है, वाइड एब इनिशियो है। क्लियर? तो ड्यूरेशन जो है पार्टनरशिप का वो हमेशा होना चाहिए। कैपिटल ऑफ द फर्म, अब आप याद रखिएगा दोस्तों, मैक्सिमम पार्टनरशिप के जो रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस हैं, आपको मैं बस दो चीज बोलूंगा याद करने के लिए। अगर आप वो सारे के सारे फॉर्मेट आपने दिमाग में रख लिए तो मैक्सिमम पार्टनरशिप एक्ट के सारे प्रोविजंस आपको याद हो जाएंगे। ठीक है? तो कैपिटल ऑफ द फर्म, तो मैंने अभी जैसा जैसा बताया कि राजन कितना ला रहा है, ओके, और दूसरा पार्टनर कितना ला रहा है, बिरजू कितना ला रहा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। इसके बाद आप प्रॉफिट अगर होता है तो प्रॉफिट आप किस रेशियो में डिवाइड करोगे, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। मैनेजमेंट की जब बात आती है तो मैनेजमेंट में हर एक व्यक्ति को, हर एक पार्टनर को उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए जाएंगे, और हर एक ने रोल्स एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। तीसरी बात, 7th पॉइंट आता है आपका ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट। अगर आपके पास पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप बिजनेस, तो आपका एक बैंक अकाउंट जो है वो मेंटेन होना चाहिए। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस दोस्तों बैंक अकाउंट के थ्रू होंगे। अगर कोई भी पार्टनर पैसे का लेन देन अपने इंडिविजुअल अकाउंट से करता है तो ही विल बी पर्सनल लायबल, फर्म विल नॉट बी लायबल फॉर दैट। आई होप आई एम क्लियर? यस। तो जितने भी ट्रांजैक्शन होने चाहिए वो किससे होना चाहिए? बैंक से। कौन से बैंक है? फर्म के नेम पे बैंक होना चाहिए। क्लियर? यस। Borrowing, there are 10 consent of all parties will be required for the partnership to avail credit facilities from any financial institution. नॉर्मली इसी बात है कि अगर आप बिजनेस करो तो आपको लोन वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, तो अगर लोन लेना है राइट, तो एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए कि भैया हम इतने लिमिट का लोन जो है ले सकते हैं। हर एक पार्टनर जो है वहां पे एग्रीड होना चाहिए, तभी आप बोरो की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि इंडिविजुअल पार्टनर अपनी सोच के हिसाब से बिजनेस रन नहीं कर सकता है। हर एक डिसीजन वहां पे सारे पार्टनर्स को मद्देनजर दिमाग में रखते हुए लेना पड़ेगा। तो जब तक सारे पार्टनर्स का कंसेंट नहीं आ जाता, कोई भी डील यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगी। यस और नो? यस। अच्छा, इसके बाद 9th आता है दोस्तों अकाउंट्स। अकाउंट्स में हमको क्या मेंटेन करना पड़ता है? सिंस यू आर अ स्टूडेंट ऑफ राइट्स, ये फाउंडेशन डेफिनेटली यू नोज दैट कि अकाउंट्स में क्या चाहिए अपने को? प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट चाहिए, पार्टनरशिप अकाउंट चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चाहिए। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बनानी पड़ेंगी, राइट। देन इसके बाद ये बोलते हैं साहब, अगर कोई भी पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर लेना है, तो एडमिशन के क्या रूल्स होंगे, रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट के क्या रूल्स होने चाहिए, कि कोई पार्टनर डेथ हो गई, उसकी मर गया तो फिर उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें जो है आपको जो है पार्टनरशिप के अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल जो है वहां से आप जो है इसको रीड कर सकते हो, जो कि बेसिकली आप कर भी रहे, राइट। ओके, इसके बाद ये बोलते हैं साहब आर्बिट्रेशन। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी दखलंदाजी हो गई या कोई भी ऐसी चीज हो गई जो सारे पार्टनर्स को एक्सेप्टेबल नहीं था, तो उन इश्यूज को कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे? आर्बिट्रेशन में वो सारी चीजें दी गई है ना। तो डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर, कोई भी पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करोगे? आपस में करना है या किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से करना है या कोर्ट में करना है, ये सारी चीजें भी यहाँ पे दी जानी चाहिए। तो जब ये सारी चीजें रहेंगी दोस्तों, तभी आपका
पार्टनरशिप एग्रीमेंट वैलिड होगा, वेल एक्सेप्टेबल इन द आइज ऑफ लॉ होगा, अदरवाइज ये जो पार्टनरशिप डीड है ये एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, रिकॉग्नाइज्ड नहीं रहेगा। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो आप बेसिकली बिजनेस करो उसके पहले आपको पार्टनरशिप डीड बनाना होता है, एंड पार्टनरशिप डीड में वो सारे क्लॉजेस होने चाहिए जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही आप बिजनेस जो है पार्टनरशिप का आगे बढ़ा सकते हैं। बोलिए जरा, यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस, बहुत बढ़िया ना। अब जो मैं बात करूंगा दोस्तों, ये मैं बात करता हूं सेक्शन 3 एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872। ये बोलते हैं साहब कि अनरिपील्ड प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कहने का मतलब क्या हो गया? अनरिपील्ड, रिपील्ड का मतलब होता है डिलीटेड, और जो डिलीटेड नहीं हुए तो अनरिलेटेड प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेव इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट with the express provision of this act, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट shall continue to apply to the firm। मतलब जो भी अनडिलीटेड प्रोविजंस हैं, ओके, और उनका क्लैश हो रहा है पार्टनरशिप एक्ट के साथ, या पार्टनरशिप एक्ट उन चीजों के बारे में साइलेंट है, तो फिर आप उस जगह पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगा के आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते, तो सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं कि जिस किसी भी मुद्दे पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बात नहीं कर रहा है, ओके, पर वो चीज कहां पे दी हुई है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी है, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिंसिपल को फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलता हूं कि हु कैन बी अ पार्टनर। मैंने क्या बोला? हु कैन बी अ पार्टनर, हु कैन बी अ पार्टनर। अब जैसे मैंने ये बोल दिया, राइट, अब हु कैन बी अ पार्टनर मैंने बोला माइनर। कैन माइनर बी अ पार्टनर? नो। तो ये जो माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, ये कहां पे दिया हुआ है? ये दिया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो अब चूंकि, अरे ये बात समझ में है, तो पार्टनरशिप एक्ट अगर यहां पे चुप है, राइट, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगा के आगे बढ़ सकते हो। पिक्चर क्लियर है? पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक चीज बोलता है, क्या बोलता है? दो माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, इफ माइनर इज एग्रीड, वी कैन एडमिट हिम एज अ पार्टनर ओनली फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग बेनिफिट्स एंड नॉट फॉर द लॉस। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट आईपीए ने बोल दिया, ये आप आईपीए लगा के आगे बढ़ सकते हो। दूसरा बोलता है साहब, क्या पार्टनर के साथ जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो और उसने शराब पी रखी है, शराब पी रखी है, तो क्या उस वक्त उसके साथ एग्रीमेंट बनाया जा सकता है पार्टनरशिप करने? ये बात पार्टनरशिप ने, पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखी गई। कॉम्पिटेंसी की बात जो है पार्टनरशिप में नहीं लिखी गई। तो कॉम्पिटेंसी के लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों? कॉम्पिटेंसी के लिए आपको जो फॉलो करना पड़ेगा दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो बहुत सिंपल सी बात है, सेक्शन 3 बोलता है कि जो चीज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है, या जिसके बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है ना, या हार्मोनी क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो फिर वहां पे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, रूल्स को अप्लाई करके आप आगे बढ़ सकते हो। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो ये जो प्रीलिमिनरी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ये हमारी कवर हुई ना। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पे बेसिकली 4 से लेके 8 सेक्शंस हैं, तो टोटल 5 सेक्शंस यहाँ पे। पहला सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 4, ये बोलता है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म, फर्म नेम। 4 शब्द यहाँ पे यूज किए। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली डेफिनेशन सेक्शन 2 में दिया होता है, बट यहाँ पे कुछ डेफिनेशन इसने सेक्शन 4 में भी कवर की हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेक्शन 4 में भी डेफिनेशन को अपन कवर करते हैं। अब 4 शब्द की बात मैं करूं सर, पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड पार्टनर, सॉरी, फर्म नेम, ये 4 शब्द यहां पे यूज हुई। क्या अलग अलग है या एक ही है? तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप जो है, अब यहां पे पार्टनरशिप को डिफाइन कर रहा है, बोल रहा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। क्या बोलता है? रिलेशन बिटवीन पर्संस। पर्संस का मतलब क्या हो गया? तो पहला अगर आप एलिमेंट कवर करते हो, एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, अगर एग्जाम में आप क्वेश्चन आता है, आप समझना आप दोस्तों, और क्वेश्चन रहता है राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। उसने ये नहीं बोला पार्टनरशिप, या ये नहीं बोला उसने पार्टनर, फर्म, फर्म नेम, क्या बोला? वो पार्टनरशिप। तो नंबर 1 डेफिनेशन बोलती है साहब, क्या बोलती है? रिलेशन बिटवीन पर्संस। पर्संस का मतलब एक पर्सन या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। तो यह बोलते हैं साहब 2 और मोर पर्संस होने चाहिए।
2 और मोर पर्सन होने चाहिए। दूसरा बोलते हैं साहब हु हैव एग्रीड, एग्रीड मतलब राजी होने चाहिए, मतलब देयर हैज टू बी एग्रीमेंट। अब आप अपनी आईसीआई की मॉड्यूल है ना, या जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसी को उन्हें अलग तरीके से पॉइंट में दिया हुआ है, तो बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है सर ये पढ़ूं या एक्ट पढ़ूं। तो मैं क्या बोलता हूं, आप सेक्शंस पढ़ो और सेक्शंस में ही ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, पहला बोलते हैं साहब 2 और मोर पर्सन, ये पॉइंट जो है दोस्तों कहीं से नहीं आ रही है, सेक्शन से आ रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो पहला बोलते हैं 2 और मोर पर्सन, दूसरा बोलते हैं एग्रीड, एग्रीड मतलब एग्रीमेंट, तीसरा बोलते हैं शेयर द प्रॉफिट, तो तीसरा आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। मैंने आपकी मॉड्यूल भी देखी हुई है आईसीआई की सारी चीजें ही कवर किया। चौथा बोलते हैं साहब क्या होना चाहिए, मैंने अभी आपको पार्टनरशिप डीड भी दिखाया, तो बोलते हैं साहब बिजनेस एक्टिविटी, तो बोलते हैं साहब यहां पे बिजनेस होना चाहिए। और पांचवा बोलते हैं साहब दैट बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो यहां पे मैं बोलता हूं म्यूचुअल एजेंसी। अब देखो ये म्यूचुअल एजेंसी क्या, ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनरशिप के लिए। अगर ये पॉइंट नहीं है ना तो पार्टनरशिप होएगा ही नहीं। मैंने क्या बोला था, दुख सुख के साथी, ये बोल रहा है भाई, या तो आप सारे लोग कंसेंट दे दो भाई हाँ ये बिजनेस करना है, या ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन मुझे जो है बिजनेस में करना है, ओके सारे के सारे कंसेंट आ गए, कोई दिक्कत नहीं। पर बोले साहब 2 पार्टनर अभी अवेलेबल नहीं है, 3 में से 2 पार्टनर अवेलेबल नहीं है, एक ही अवेलेबल, तो क्या बिजनेस बंद हो जाए साहब? फिर क्या है कि ओनर साहब, तो ये बोलते साहब अगर 2 लोग भी अवेलेबल नहीं है तो जो तीसरा पार्टनर है वो अकेले दम पे जो है ये ट्रांजैक्शन कर सकता है। क्या बोल रहा है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब ये जो एक्स अब ट्रांजैक्शन करेगा तो इसका जो प्रॉफिट आएगा सिर्फ एक्स ही नहीं रखेगा, एक्स वाई जेड तीनों रखेंगे, मतलब वाई एंड जेड के बिहाफ पे भी एक्स काम कर रहा है, दुख सुख के साथी। तो जो पार्टनर होते हैं दोस्तों वो सुख दुख के साथी होते हैं, अच्छे और बुरे के साथी होते हैं। आ रहा है बात समझ में? यस। तो म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट को आप हटा दोगे तो बाकी आपके 2 और मोर पर्संस हैं, एग्रीमेंट बना है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी डिसाइडेड है, बिजनेस भी है, बट अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो इसे पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपार्ट फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम दीज 3 पॉइंट, एंड दिस 5th पॉइंट इज इंपॉर्टेंट अमंगस्ट ऑल। तो म्यूचुअल एजेंसी का होना जो है बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आप समझोगे कि मैंने बोला सारे के सारे पार्टनर के कंसेंट होने चाहिए, बहुत बढ़िया था, सारे पार्टनर के कंसेंट आ गए, पर जब मैंने बोला एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब मैं क्या बोला कि पार्टनर, जब कंसेंट ऑफ ऑल की बात की मतलब मैंने सबको अधिकार दिया, मतलब एवरी पर्सन जो पार्टनर है आर द ओनर, है ना, ऑफ फर्म। हर एक पार्टनर ओनर, क्योंकि हर एक पार्टनर का कंसेंट लिया जा रहा है, हर एक को इक्वल अथॉरिटी दी गई है। रेशियो कम ज्यादा हो सकता है प्रॉफिट कॉस्ट से, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अथॉरिटी सबके पास है। और जब मैंने बोला एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब मैंने बोला कि एक्स अवेलेबल था, वाई एंड जेड अवेलेबल नहीं था, मतलब एक्स कैन डू बिजनेस एज एन एजेंट ऑफ वाई एंड जेड, मतलब जो एक्स है वो दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और साथ साथ में वो फर्म का ओनर भी है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। पर अगर मैं ये बोलूंगा कि कोई पार्टनर सिर्फ फर्म का ओनर है, दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है, तो कभी भी पार्टनरशिप फर्म नहीं है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एनी बाय ऑल, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आई होप आई एम क्लियर। यस। इसलिए persons who have entered into partnership with one another are called individually partners। तो हर एक व्यक्ति, हर वो पर्सन जो पार्टनरशिप में साइन कर रहा है डीड में, वो पार्टनर हो जाएगा, एंड कलेक्टिवली एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन उस फर्म को बोला जाएगा दोस्तों पार्टनरशिप फर्म। आगे बात समझ। और जो बिजनेस कंटिन्यू होगा, बिजनेस जो कंडक्ट होगा, ना ही वो एक्स के नाम पे होगा, ना ही वो वाई के नाम पे होगा, वो किसके नाम पे होगा दोस्तों, फर्म के नेम पे होगा। आई होप आई एम क्लियर या नहीं क्लियर? यस। तो ये जो आप फर्म नेम आप रख रहे हो दोस्तों, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। ये अब चूंकि बहुत सारी फर्म्स
जो है एग्जिस्टेंस में है। तो आप अब मान लो किसी कोई फर्म है 10 साल की फर्म है, उसने अपना अच्छा खासा नाम, जैसे डिलॉइट फर्म है ना, तो डिलॉइट फर्म है सपोज मान लो, ठीक है, तो डिलॉइट ने अच्छा खासा नाम रखा हुआ है अपना, है ना, तो ग्रैंड थॉटसन हो गया, ओके, डिलॉइट हो गई, ओके, पीडब्ल्यूडी हो गई, ठीक है। तो अगर मैं इसको मान लेता हूं कि पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, मैं मान लेता हूं, अब पार्टनरशिप फर्म है, अब इनने अच्छा खासा गुडविल कमा लिया, अब कोई नया बंदा आता है वो भी अपना डिलॉइट नाम रख लेगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो ये बोलते हैं साहब फर्म का नेम ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरे की गुडविल अफेक्ट ना हो। लॉ सेफ गार्ड द ट्रेड नेम एंड गुडविल ऑफ अदर फर्म्स हु आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तो अगर आप ऐसी फर्म बनाओगे तो उसका फर्म का नाम आपको पहली बात तो मिलेगा ही नहीं, आपका पार्टनरशिप डीड बनेगा नहीं। दूसरा, अगर आप किसी स्टेट में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट एजेंसी, और वहां पे आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, आप कुछ भी ठेकेदारी पे काम ले रहे हो, राइट, और आपने अपने फर्म का नाम ऐसा रखा है जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जैसे एमपी, ओके, एमपी पार्टनरशिप फर्म लिख दिया, या आपने ऐसा लिख दिया क्या बोलता हूँ, जैसे मैंने रेलवे ट्रैकिंग का आपने काम लिया हुआ है, ठीक है, तो रेलवे ट्रैकिंग एमपी, मध्य प्रदेश रेलवे ट्रैकिंग फर्म, इस तरीके से अगर आपने कुछ नाम दिया हुआ है तो वहां पे आपको जो है स्टेट गवर्नमेंट की फिर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो विदाउट टेकिंग परमिशन आप स्टेट का नाम जो है अपने फर्म के नेम पे मेंशन नहीं कर सकते हैं। I hope I am clear or not clear? Yes. तो this is what called as section number 4 दोस्तों। तो बेसिकली जो पार्टनरशिप होती है, तो इस पे मैंने आपको ये बताया व्हाट इज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप मैंने बता दिया 5 चीजों पे। नंबर 1, देयर हैज टू बी 2 or more persons agreed for sharing of profit to conduct business which is being carried on by all or any of them for all. I hope I am clear? Yes. अब ये बोलते हैं साहब पार्टनरशिप, ये एसेंशियल एलिमेंट्स कवर कर दिया। नाउ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप अपन कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आईसीआई मॉड्यूल में डिस्टिंक्शंस, कुछ डिफरेंस दिए गए पार्टनरशिप फर्म का ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के साथ, क्लब के साथ, एचयूएफ के साथ, को ओनरशिप के साथ, ओके, एसोसिएशन के साथ। तो ये आप एक बार, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स वहां पे दिए, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं अपने लेक्चर्स में सारे पॉइंट जो है जैसे भी आते जाएंगे वो मैं कवर करता जाऊंगा, बट बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगा। तो बेसिकली हमने क्या कवर कर दिया यहाँ पे, व्हाट इज पार्टनरशिप, एंड नंबर 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर जो है वो हम कवर करेंगे यहाँ पे। पिक्चर क्लियर है? यस। अब एसेंशियल एलिमेंट्स हमने कवर कर दिए, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ओके, यस। नाउ अब आता है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर आपको पार्टनरशिप बनानी है तो मैंने बताया था आपको जो है सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फॉलो करना पड़ेगा। क्या बोला? अगर आपको पार्टनरशिप बनाना है तो सेक्शन 10 के जितने भी वैलिड एलिमेंट्स हैं सब कवर होंगे। स्पेसिफिकली ये 2 एलिमेंट जो है, नंबर 1 माइनर पार्टनर, माइनर में बी एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। आगे बात, बाकी तो सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट, ओके, लॉफुल अदर लीगल फॉर्मेलिटीज, ओके, ऑब्जेक्ट जो है वो वहां पे होना चाहिए। तो सारे के सारे ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 2 पॉइंट्स, माइनर पार्टनर एंड कंसिडरेशन, राइट। तो माइनर पार्टनर को आप एडमिट कर सकते हो, नॉर्मली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है नहीं कर सकते, बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि भैया बेनिफिट के लिए हम कर सकते हैं, लॉस के लिए हम नहीं करेंगे। तो ओके, आपने यहाँ पे कर लिया इसको। दूसरा बोलता है कंसिडरेशन। नॉर्मली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता था कि आप कोई भी एग्रीमेंट बनाओ दोस्तों, कंसिडरेशन होना चाहिए। इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो एग्रीमेंट। बट एज सच पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाने के लिए, राइट, आपको कोई भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। तो एज नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी, ये अर्स्टवाइल सेक्शन 185 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। क्लियर? तो पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए एज सच कोई भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, मतलब समथिंग इन रिटर्न नॉट रिक्वायर्ड। आगे बात सुना, इसीलिए इसको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, ऐसे सेपरेटली कवर किया गया, राइट। पार्टनरशिप डीड आपने बनाया है और उसके तहत हु मे बी अ पार्टनर, कौन पार्टनर हो सकते हैं? जो सेक्शन 10 कंप्लाई करते हैं। किसका? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब 2 पार्टीज माइनर नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट उनके होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहां पे आएंगी। इसके बाद बोलते हैं एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, बट माइनर को हम कर सकते हैं ओनली फॉर बेनिफिट, ओनली फॉर बेनिफिट। तीसरा बोलते पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता है। कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी की अगर मैं बात करता हूं, ओके, या अगर कंपनी नहीं अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स है तो इंडिविजुअली दे कैन बिकम द पार्टनर बट एज अ ग्रुप दे कांट।
क्लियर और नॉट क्लियर? ये सारी चीजें जो है मैंने कवर कर लिया यहाँ पे। अब ये बोलते हैं साहब सेक्शन 5, 6, 7, 8 बेसिकली ये बात करता है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो दो तरीके से पार्टनरशिप आती है। एक तो आती है साहब कि आप क्या कर लो, एग्रीमेंट बना लो। क्या बना लो? एग्रीमेंट बना लो। तो अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई हुई है, क्या बनाया हुआ है? पार्टनरशिप डीड बनाया हुआ है, तो वो पार्टनरशिप कहलाएगी। पर अगर किसी भी प्रकार से पार्टनरशिप डीड आपकी नहीं बनी हुई है तो क्या डीम टू बी पार्टनरशिप माना जाएगा? उसको हम कवर करेंगे 5, 6, 7, 8 पे। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं जरा यहां पे। ये बोलता है साहब 5, 6, 7, 8 पे सेक्शन 5 बोलता है पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। नंबर 1, अगर आप ये बोल दो कि साहब हम 4-5 लोग मिलके जो फर्म बनाए हैं साहब, ये पार्टनरशिप है, हम 4 लोग मिलके काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप होगी, नहीं। आपके नाम बोल देने मात्र से पार्टनरशिप नहीं बनेगा। सेक्शन 5 ने एक चीज क्लियर कर दी, देयर हैज टू बी कॉन्ट्रैक्ट। क्या होना चाहिए? देयर हैज टू बी कॉन्ट्रैक्ट। आपके कह देने से कि हम 5 लोग काम कर रहे हैं साहब तो उसको पार्टनरशिप एक्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। देयर हैज टू बी कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप डीड हो। तो एक तो इसने आपको पार्टनरशिप का क्लियर कट इमेज बता दिया कि आपके पास डीड होनी चाहिए। सो इफ यू हैव पार्टनरशिप डीड, बाकी कोई चीज आपसे डिस्कस नहीं की जाएगी, है? डीड को फॉलो करो, आप अपना पार्टनरशिप बिजनेस रन कर सकते हो। यस और नो? यस। पर अब चूंकि अब जैसा आपने बोल दिया कि साहब पार्टनरशिप डीड है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने सबको पार्टनर बनाया। तो पार्टनरशिप डीड में क्या रहना चाहिए? पार्टनर रहना चाहिए, फर्म रहना चाहिए, फर्म का नेम रहना चाहिए। बोलो हाँ या ना? ये सारी चीजें बताई ना। और पार्टनरशिप होनी चाहिए। तो पार्टनरशिप में आपका क्या डिसाइड होना चाहिए? रेशियो डिसाइड होना चाहिए एंड म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। अगर ये चीजें हैं तभी पार्टनरशिप डीड है। पर अगर पार्टनर की जगह आप मेंबर बोल रहे हो, फर्म की जगह आप एचयूएफ बोल रहे हो, आ रहा है बात समझ में? बिजनेस आप फैमिली बिजनेस कर रहे हो तो उसे एज सच पार्टनर नहीं माना जाएगा। बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग बिजनेस, कोई भी हस्बैंड वाइफ है ना, बिजनेस कर रहे हो, एज सच दे आर नॉट द पार्टनर टू द बिजनेस, नॉट कॉल्ड एज व्हाट? पार्टनरशिप। आगे बात समझ में? यस। तो बेसिकली इन दोनों को स्पेसिफिकली सेक्शन ने कवर कर दिया कि बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो उनको पार्टनर नहीं माना जाएगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, और एचईएफ के मेंबर हैं तो उनको भी पार्टनर नहीं माना जाएगा। और इनकम टैक्स में भी इनको सेपरेटली कवर किया गया है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। सेक्शन 6 बोलता है मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। कैसे आप डिसाइड करोगे कि पार्टनरशिप है या नहीं है? तो इसमें डिटरमाइन करने के 2 ही तरीके हैं। नंबर 1 पहला पार्टनर एंड नंबर 2 इज फर्म। 2 ही चीज है। ये बोलते साहब वेदर ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म। ये चेक कर लो कि ये जो लोग एक्स वाई जेड मिलके काम कर रहे हैं क्या ये फर्म है? तो ये अगर फर्म है तो दूसरा आप चेक कर लो वेदर अ पर्सन इज और इज नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म। तो कहने का मतलब दो दे आर नॉट रजिस्टर्ड, though they are not registered under partnership firm but they have memorandum of understanding। memorandum of understanding तो आपने बनाई थी, फिर आपने क्या कर दिया? रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो आपको पार्टनरशिप डीड मिल गई। एक ही हो सकता है कि आपने पार्टनरशिप डीड बनाई पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो याद रखिएगा ये सेक्शन आपको बोलता है, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं आप समझना, ये सेक्शन आपको बोलता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या पार्टनरशिप डीड बनाई गई है? तो आपने बोला साहब हां। तो फिर मैं दूसरा पूछता हूं रजिस्ट्रेशन किया गया है क्या इस पार्टनरशिप डीड का? आपने बोला साहब हां। मैंने बोला ये पार्टनरशिप है। मैंने क्या बोला? ये पार्टनरशिप है और इसके जितने भी मेंबर हैं ये सब पार्टनर कहलाएंगे और पार्टनर और जो बिजनेस की जो नाम दिया गया वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। पर मैंने बोला साहब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, पर क्या पार्टनरशिप डीड है? बोले साहब हाँ पार्टनरशिप डीड है बट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, स्टिल कॉल्ड एज व्हाट? पार्टनरशिप, बट नॉट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 5 बट बाय वर्च्यू ऑफ अंडर सेक्शन 6। क्यों सेक्शन 6 बोल रहा है साहब वो जो ग्रुप ऑफ पर्सन है वो फर्म है और जो इंडिविजुअल वो पार्टनर है साहब। और ये बोलते हैं साहब उनका जो रियल रिलेशन है,
रियल रिलेशन के आधार पे प्लस एविडेंस के आधार पे। यस, यहाँ पे इंक्वायरीज होंगी, चेकिंग होगी, सब कुछ होगी। और रियल रिलेशन प्लस, रियल रिलेशन का मतलब क्या हो गया? एक तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड नंबर 2 म्यूचुअल एजेंसी। मैंने बार बार बताया दोस्तों, ये दो चीजें चाहिए। मतलब बिजनेस कंडक्ट जो है वो बाय ऑल है और एनी ऑफ देम बाय ऑल है। म्यूचुअल एजेंसी हो गया और दूसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर ये दो चीजें, भले ही आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ध्यान से रखिएगा, रजिस्ट्रेशन जो है नॉट मैंडेटरी। रजिस्ट्रेशन आप कराना चाहो कराओ, नहीं कराना चाहो नहीं कराओ। अगर आप कराते हो तो आप सेक्शन 5 में पार्टनरशिप मान लिए जाओगे और अगर आप नहीं कराते हो तो सेक्शन 6 में। बट यस, इसमें जो है आपको बार बार इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस होते रहेंगे और वहां पे अगर तथ्य समझ में आ रहा है, रियल फैक्ट समझ में आ रहा है कि हाँ भाई आप बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे पार्टनरशिप काम कर रहा है, राइट, तो आपको डेफिनेटली पार्टनरशिप की कैटेगरी में रखा जाएगा। पर अगर आपने पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाया है तो फिर कभी भी आप पार्टनरशिप में नहीं आओगे। नॉट अ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डीड का होना जो है वो जरूरी है। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, मैंडेटरी थिंग्स, कि पार्टनरशिप डीड आप बना दो। अब उसको आप रजिस्टर्ड कराओ या नहीं कराओ, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आप रजिस्टर्ड करा लेते हो तो फिर आप वो इंस्पेक्शन वगैरह, इन्वेस्टिगेशन वगैरह से बच जाओगे। अगर आप नहीं कराते हो तो कभी भी अगर कोई भी चेकिंग या इन्वेस्टिगेशन होता है तो वहां पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि साहब आपने ये सारी चीजें जो पार्टनरशिप एक्ट के तहत होनी चाहिए वो सब आप मेंटेन कर रहे हो, है ना। तो उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आपने अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है वहां पे? रियलिटी प्रिवेल्स ओवर लीगैलिटी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो सेक्शन 6 जो है वो बहुत क्लियर बात करता है साहब कि रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप डीड इज मैंडेटरी बट रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड इज ऑप्शनल। आप चाहो तो करवाओ, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं करवाते हो तो फिर दो चीजें हमको चेक करनी पड़ेगी, रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स क्या है एंड जो रिलेवेंट फैक्ट चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं। अगर ये दोनों चीजें हैं तो मान लिया जाएगा, अदरवाइज ना ही उस फर्म उस बिजनेस को पार्टनर फर्म माना जाएगा और ना ही पर्सन को पार्टनर माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये बोला साहब आपने डीड बनाई थी पर जो है आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। तो मैंने बोला ठीक है चेक कर लेते। तो मैंने चेक किया, बस साहब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा था, ग्रॉस रिटर्न सारी कुछ आ रहे थे। अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट पार्टी डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक सच पर्सन्स पार्टनर। तो सिर्फ आप प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हो, है ना, पर आपने म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं किया हुआ है। अरे बात है, आपने बैंक अकाउंट नहीं मेंटेन किया हुआ है, आपने अकाउंट मेंटेन नहीं किया हुआ है पार्टनरशिप वाला, तो फिर आप पार्टनरशिप फर्म में नहीं आते हो। ठीक है, आप रिसीट ले रहे हो, किसी भी तरीके का शेयर ऑफ प्रॉफिट ले रहे हो या आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो, पार्टनर को भी पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप पार्टनर हो गए। तो पार्टनर के लिए बेहद जरूरी है नंबर 1 शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, नंबर 2 म्यूचुअल एजेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आई होप आई एम क्लियर। यस। तो अगर आप इस तरीके से कुछ शेयर रिसीव कर रहे हो या पेमेंट कर रहे हो, being a lender of money to person engaged or about to engage in any business, है ना, तो आप लेंडर ऑफ मनी हो और आप पैसे दे रहे हो किस व्यक्ति को जो उस फर्म में जो है काम कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो पार्टनर हो जाएगा। ओके, बाय अ सर्वेंट और एजेंट एज रेम्यूनरेशन, आपको कोई रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, आपने पार्टनरशिप अकाउंट में बनाया होगा रेम्यूनरेशन टू दिस, रेम्यूनरेशन टू दैट, तो अगर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इज ओके, बट अगर आप रेम्यूनरेशन सर्वेंट लिखोगे या रेम्यूनरेशन किसी थर्ड पार्टी एजेंट को आप लिखोगे, दैट थर्ड पार्टी और सर्वेंट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिजीज्ड पार्टनर, राइट, तो उसको जो है वो यहां पे कवर नहीं किया जाएगा। तो विडो और चाइल्ड पार्टनर के वो पार्टनर नहीं कहलाएंगे। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो सिर्फ पेमेंट कर देना या इनकम ले लेना आपको पार्टनर नहीं बनाता है। पार्टनरशिप के लिए जरूरी है क्या होना चाहिए, आपकी वहां पे रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, आपका अकाउंट में नाम मेंशन होना चाहिए, आपने जो अकाउंट मेंटेन किया पार्टनर्स कैपिटल वहां पे आपका नाम आना चाहिए। ये सारी चीजें अगर मुझे दिखेगी तो ही मैं मानूंगा कि ये पार्टनरशिप फर्म है, अदरवाइज मैं नहीं मानू। सेक्शन 6 बहुत क्लियर है, रियल रिलेशन होना चाहिए, दिखावटी रिलेशंस में कोई मतलब नहीं है।
आई होप आई एम क्लियर, यस। और उसको मैं चेक करूंगा आपके अकाउंट से, आपके बैंक स्टेटमेंट से, तो ही मैं इस पे ये पुष्टि करूंगा कि वो पार्टनर है या थर्ड पार्टी है। आई होप आई एम क्लियर, यस। ओके, तो यहां पे एक केस स्टडी था, क्रक्स ऑफ सेक्शन 6 है दोस्तों, शांति रंजन दासगुप्ता वर्सेस दासीरन मुर्जमुल। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था और उसने क्रक्स में बोला है, following factors weighted upon the Supreme Court to reach the conclusion that there is no partnership। तो इन चीजों को, ये 4 चीजों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था इस केस में कि ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है। नंबर 1, नॉट रिटेन्ड एनी रिकॉर्ड। तो अगर इन फर्म ने कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया था, या तो कोई भी अकाउंट इनने मेंटेन नहीं किया जो उनको पार्टनरशिप एक्ट के तहत मेंटेन करना चाहिए, या इसने कोई भी बैंक अकाउंट में खाता ओपन नहीं किया है, या तो नो रिटर्न इंटीमेशन वाज कन्वेड टू द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट। ओके, तो इन 4 में से कोई भी आप एक चीज कर दो, ठीक है, कोई भी 4 में से कोई एक चीज कर दो तो पार्टनरशिप मानी जाएगी। पर अगर आपने ये चारों चीजें नहीं की है तो आप पार्टनरशिप के दायरे में नहीं आओगे दोस्तों। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सेक्शन 6। सेक्शन 7 बहुत छोटा सा सेक्शन है, बोलता है साहब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया पर आप चाहते हो पार्टनरशिप कंटिन्यू करने, या आपने डीड बनाया था बट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक के लिए था, साल 2 साल के लिए वो डीड बनी पार्टनर, पर वो ड्यू डेट जो है वो एक्सपायर हो गई, पर आप इसके बावजूद भी कंटिन्यू कर रहे हो, तो दैट पार्टनरशिप विल बी कॉल्ड एज व्हाट, पार्टनरशिप एट विल। क्लियर? वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज फॉर द ड्यूरेशन, आपने ड्यूरेशन मेंशन नहीं किया है ना, या आपने डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप किस तरीके से होनी चाहिए आपने डिटरमाइन नहीं किया, फिर भी आप पार्टनरशिप चला रहे हो, तो उसको फिर मैं क्या बोलूंगा, पार्टनरशिप एट विल बोलूं। तो जो सेक्शन 6 है, राइट, सेक्शन 6 सेक्शन 7 को सपोर्ट करेगा, पर सेक्शन 5 क्या सेक्शन 7 को सपोर्ट करेगा? सेक्शन 5 भी सेक्शन 7 को सपोर्ट करे। पार्टनरशिप डीड था पर उसमें ड्यूरेशन नहीं था, ड्यूरेशन मिसिंग था, तो राइट उसको हम बोल देंगे पार्टनरशिप एट विल है। ओके, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या हो गया दोस्तों? पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जहां पे सपोज मान लो एक्स वाई एंड जेड सीए फर्म है, ओके, और ये पार्टनर है, पर क्या आ गया, एक डी ने एक नया ऑफर लाया सीए फर्म को, डी भी सीए था, नॉर्मली सीए फर्म के क्लॉज में क्या है कि भैया सारे पार्टनर सीए होने चाहिए, ठीक है, तो डी सीए था बट पार्टनर नहीं था, तो वो एक ऑफर लाया कि भैया ये जो है बैंक ऑडिट है, ये बैंक ऑडिट कर रही है, पर ये बोल रहे साहब इस बैंक ऑडिट के लिए मैं भी पार्टनर होना चाहिए, तो नॉर्मली ही इज नॉट द पार्टनर ऑफ सीए फर्म बट फॉर दिस इंडिविजुअल पर्पस इसे हम पार्टनरशिप बना सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेक्शन 8 पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पर्सन में बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग, तो किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए इसको जो है पार्टनरशिप बनाया जा सकता है। तो सीए फर्म बोल देगा भैया सिर्फ बैंक ऑडिट के लिए आप पार्टनर रहोगे, बाकी की चीजों के लिए आप पार्टनर रहो, तो जो बैंक ऑडिट करने से पैसा आएगा है ना, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बाकी के जो अर्निंग्स है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, तो इस तरीके की भी पार्टनरशिप जो है वो बनती है दोस्तों। और इसी के साथ हमारा जो है टाइप्स ऑफ पार्टनर भी कवर हो गया। मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप एट विल कवर कर दिया, पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड कवर कर दिया, पर्टिकुलर पार्टनरशिप कवर कर दिया, जनरल पार्टनरशिप जो एज इट इज नॉर्मल जो सारे प्रोविजन बताए हैं सेक्शन नंबर 4 सेक्शन नंबर 5 में, वो जनरल पार्टनरशिप हो गए। तो इसी के साथ हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट था काइंड ऑफ पार्टनरशिप एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप दोस्तों ये कवर होता है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज ऑफ पार्टनरशिप क्या है, राइट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, उनके ऑब्लिगेशंस क्या है, कौन कौन से स्पेशल सिचुएशंस हैं जहां पे आप पार्टनर को निकाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, या उनको ऐड किया गया है या निकाल दिया गया ऐसा मान लिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन पे। होप सो आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, आपने मजा लिया होगा इस सेशन का दोस्तों, ठीक है। इसी आशा के साथ यहीं पे आज का सेशन खत्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।